What's the meaning of life? Why is anything important? Why are we here? What's the origin of the universe? What is the end? What is going on in this reality? Is this reality? हेलो दोस्तों, आज हम ऐसी फिलोसफी से सवाल करने जा रहे हैं जिनके जवाब सुन के कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के बहुत करीब है, और कई जवाब सुन के ऐसा लगेगा कि जम नहीं रहा। तो हाँ दोस्तों, इस दर्शन का नाम है सांख्य। इसके रचयिता मुनि कपिल माने जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा रचित ओरिजिनल सांख्य दर्शन का कोई भी स्क्रिप्चर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे पास सांख्य से रिलेटेड जो सबसे पुराना शास्त्र है वो है सांख्य कारिका, जो मुनि कपिल की परंपरा में ही एक आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। और आज सांख्य की मोस्टली सारी ब्रांचेस उसी को अपना बेस मान के शुरुआत करती है। तो सबसे पहला वही सवाल कि ये दुनिया क्या है, क्या ये रियल है तो ये कैसे बनी, और इसके बनने से पहले क्या था। तो इसके जवाब में सांख्य ये कहता है कि हम कुछ भी नहीं से शुरुआत नहीं कहते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जैन दर्शन का भी यही मानना था। तो सांख्य ये कहता है कि हम सत्कार्यवाद का समर्थन करते हैं। तो सत्कार्यवाद के बारे में बताते हुए सांख्य ये कहता है कि सत्कार्यवाद के अनुसार कारण और कार्य एक ही है। कारण का मतलब कॉज और कार्य मतलब इफेक्ट। जैसे कि अगर मिट्टी का घड़ा बनाया जाए तो घड़ा हो गया उसका इफेक्ट और उसका कॉज हो गया मिट्टी। तो उसके बारे में आगे बताते हुए सांख्य ये कहता है कि हम मानते हैं कि कार्य और कारण एक ही है। कार्य हमेशा से ही कारण में अव्यक्त रूप से यानी कि अनमैनिफेस्टेड रूप में हमेशा से ही विद्यमान रहता है। जब उसका मैनिफेस्टेशन हो जाता है तब हम उसका रिजल्ट देखते हैं। आप अपने चारों ओर जो भी देख रहे हैं वो उसी किसी कॉज का एक इफेक्ट है, उसका मैनिफेस्टेशन है। तो इसी सत्कार्यवाद को आधार मानते हुए सांख्य दर्शन ये कहता है कि अगर कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं बन सकता। तो एक नॉन एग्जिस्टिंग कारण में ये एग्जिस्टिंग कार्य कैसे रह सकता है। इसीलिए कुछ भी नहीं कभी नहीं था, हमेशा से कुछ भी न कुछ था। और सत्कार्यवाद के बारे में आगे कहते हुए सांख्य ये कहता है कि कारण और कार्य मिलते जुलते ही होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो किसी भी चीज से कुछ भी बन पाता। लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं, क्योंकि मिट्टी का घड़ा मिट्टी से ही बनता है, वो किसी सूत से नहीं बनता, किसी और चीज से नहीं बनता। और कारण यानी कि कॉज वही चीज पैदा कर सकता है, वही चीज मैनिफेस्ट कर सकता है जिसको मैनिफेस्ट करने का पोटेंशियल उसमें है, जिसको मैनिफेस्ट करने की शक्ति उसमें है। जैसे कि पत्थर में से तेल नहीं निकल सकता, पत्थर कोई पत्थर की चीज ही मैनिफेस्ट कर पाएगा। और अब हम यूनिवर्स की अगर उत्पत्ति के बारे में विचार करें तो हमें ऐसे कारण ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे मूल द्रव्य ढूंढने पड़ेंगे जिनका कोई कारण ना हो लेकिन वो सबका कारण हो। क्यों? क्योंकि अगर हम इस कार्य कारण की श्रृंखला में आगे बढ़ते जाए, इस कार्य का कोई कारण, उस कारण का कोई और कारण, तो ये इनफाइनाइट रिग्रेस में हम फंस जाएंगे फिर से। और इसी कारण से इन चीज़ों को अनादि भी होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सबका कारण है, इनका कारण कोई नहीं है, तो वो हमेशा से ही एग्जिस्टेंस में रहनी चाहिए, वो अनादि रहनी चाहिए। और इसी के साथ सांख्य हमारे सामने दो मूल द्रव्य पेश करता है, प्रकृति और पुरुष। अब सवाल उठता है कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के बारे में बताते हुए सांख्य ये कहता है कि जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, वो सब प्रकृति है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति कॉन्शियस नहीं है। तो क्या हमारे विचार, हमारे थॉट्स भी प्रकृति में आते हैं, हमारे इंटेलेक्ट भी प्रकृति में आता है? तो सांख्य कहता है कि हाँ, यह भी जड़ है, यह भी प्रकृति का हिस्सा है, आपके थॉट्स भी प्रकृति ही है। और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये प्रकृति के भी तीन गुण हैं। अब यहाँ पे गुण का मतलब कोई एडजेक्टिव या फिर उसकी विशेषता ही नहीं है। यहाँ पे गुण का मतलब तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तीन द्रव्य है जिनसे प्रकृति बनती है। ये है सत्व, रज और तमस। लेकिन अब इन तीन गुणों के गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती है। जैसे सत्व में प्रकाशशीलता, हल्कापन या फिर स्पष्टता होती है, वैसे ही रजस में गति, क्रिया या फिर उछाल होता है। और तमस के गुण है कि ये जड़ होता है, ये भारी होता है और उसमें अस्पष्टता होती है। और जब ये तीनों परफेक्ट बैलेंस में रहते हैं तो प्रकृति अव्यक्त होती है और कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। फिर ये सवाल आता है कि पुरुष क्या है। तो पुरुष के बारे में बताते हुए सांख्य ये कहता है कि जो अनचेंजिंग है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है और जो साइलेंट विटनेस है सब चीज़ों का, वही पुरुष है। ये ना कोई बॉडी है, ये ना ही माइंड है, ना ही थॉट है, क्योंकि बॉडी चेंज होती है, माइंड में भी थॉट्स आते हैं, थॉट्स जाते हैं, थॉट्स की शुरुआत होती है, थॉट्स का अंत होता है। तो ये पुरुष नहीं हो सकते, तो ये भी प्रकृति ही होते हैं। फिर वो कहता है कि प्रकृति में जो भी हो रहा है उसका सीयर, उसका विटनेस पुरुष है। वो खुद कभी नहीं देखा जा सकता, लेकिन वह सब चीज़ का दृष्टा है, वो सब चीज़ का विटनेस है। उसके साथ फिर वो यह भी कहता है कि ये पुरुष निष्क्रिय होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे पुरुषों की, अनंत पुरुषों की सत्ता मानी गई है।
इस पुरुष का कोई आकार नहीं होता, कोई क्वालिटी नहीं होती, कोई साइज़ नहीं होता, ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। ये जस्ट प्योर विटनेस, प्योर कॉन्शसनेस होती है। और फिर यूनिवर्स की उत्पत्ति पे वापस आते हुए सांख्य यह कहता है कि जब इस पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, तो जो रजस तत्व है प्रकृति का, वो एक्टिव हो जाता है और जो बैलेंस है इन तीनों तत्वों का, सत्व, रजस और तमस का, वो बैलेंस बिगड़ जाता है और इसी के कारण क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। प्रकृति अपने में जो भी पोटेंशियल है, उसके हिसाब से अलग-अलग चीज़ें क्रिएट करना चालू कर देती है और इवन स्पेस और टाइम भी इसी उत्पत्ति के बाद बने गए। तो ये प्रोसेस आपको मॉडर्न फिजिक्स के काफी करीब लगी होगी, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में भी यही माना जाता है कि बिग बैंग यानी उत्पत्ति के बाद ही सारा मैटर बना है, उसके बाद ही टाइम और स्पेस का एग्जिस्टेंस आया है। और ये चीज़ आपको क्वांटम फिजिक्स की भी बहुत मिलती जुलती लगेगी, क्योंकि उसमें भी सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि यहाँ प्रकृति में तीनों गुण पहले सुपर पोजिशन में रहते हैं, फिर कोई ऑब्जर्वर आता है और ऑब्जर्वेशन के कारण वो बैलेंस में करता है और उत्पत्ति चालू होती है। वैसे ही क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन के कारण वेव फंक्शन कोलैप्स होता है और मैनिफेस्टेशन होता है। लेकिन फिजिक्स और सांख्य की ये जो समानता है वो यहीं समाप्त होती है। तो फिर इस पे सोचते हुए मैंने उनसे ये पूछा कि जब स्पेस और टाइम भी क्रिएशन के बाद में आते हैं, तो इससे पहले प्रकृति और पुरुष कहाँ थे और उनका संयोग कैसे हुआ? तो कैसे हुआ इसका उत्तर तो सांख्य में कहीं मिलता नहीं है और ना ही मैं इसका उत्तर खोज पाया। लेकिन सांख्य इस बात का जवाब ज़रूर देता है कि इनका सानिध्य, इनका संयोग क्यों हुआ। तो अब क्यों के बारे में बताते हुए सांख्य ये कहता है कि ये जो संयोग होता है, उसके बाद में जो क्रिएशन होता है, वो 2 मेन कारण से होता है। और ये दोनों कारण एक पुरुष के लिए है, एक प्रकृति के लिए है। तो दोनों ही एक दूसरे के अगर पर्पस सॉल्व कर दें, अपने एक दूसरे का पर्पस पूरा कर दें, इसी के लिए ये संयोग होता है। तो पहला पर्पस बताते हुए ये कहता है कि प्रकृति जो भी प्रकट करती है, जो भी बनाती है, वो कोई, अगर उसका कोई साक्षी नहीं होगा, उसको देखने वाला नहीं होगा, उसका कोई नोवर नहीं होगा, तो कुछ होने और कुछ ना होने में क्या फ़र्क रह जाएगा? अगर प्रकृति कुछ प्रकट भी ना करे और प्रकृति प्रकट करे, लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं हो, तो इन दोनों अवस्था में कोई भेद ही नहीं है। तो ये प्रकृति का पर्पस है कि कोई इसे विटनेस करे, उसकी सुंदरता को कोई विटनेस करे। और दूसरा कारण या दूसरा पर्पस पुरुष का है, तो सांख्य ये कहता है कि प्रकृति के थ्रू एक्सपीरियंस करके पुरुष ये पता लगा लेता है कि मेरा ट्रू नेचर क्या है, कि मैं पुरुष हूँ, मैं बंधावा नहीं हूँ और मैं निष्क्रिय हूँ। ये जानकारी होते ही पुरुष को कैवल्य प्राप्त हो जाता है, पुरुष मुक्त हो जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो ये पुरुष के भोग यानी कि एक्सपीरियंस के लिए और पुरुष की मुक्ति के लिए ही संयोग हुआ है। और फिर इसको समझाने के लिए सांख्य एक उपमा का यूज करता है। वो कहता है कि मान लो कि किसी जंगल में आग लगी है और उसमें एक लंगड़ा आदमी है और एक अंधा आदमी है। लंगड़े आदमी को रास्ता पता है लेकिन वो भाग नहीं पा रहा। अंधे आदमी को रास्ता नहीं दिख रहा लेकिन वो भाग पाता है। तो लंगड़ा आदमी अंधे के ऊपर चढ़ जाएगा, वो रास्ता बताएगा और अंधा भागेगा। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष आपस के एक दूसरे के पर्पस को पूरा करने के लिए संयोग करते हैं। लेकिन फिर इस एग्जाम्पल पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म निकल के आते हैं। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि सांख्य इस बात को समझाने में बिल्कुल विफल रहता है कि ये संयोजन, ये संयोग हुआ कैसे, क्योंकि पुरुष जो कि चेतन है, जो निष्क्रिय है, वो कुछ भी कर नहीं सकता, तो वो संयोग के लिए खुद आ नहीं सकता। दूसरा कि प्रकृति क्योंकि जड़ है, तो जड़ कोई भी प्रयोजन के लिए कुछ भी कर नहीं सकती, क्योंकि पत्थर अपने आप हवा में उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार प्रकृति किसी प्रयोजन के लिए कोई काम खुद से नहीं कर पाएगी। तो ये संयोग हमें एकदम इम्पॉसिबल लगता है, संभव ही नहीं लगता। और दूसरा क्रिटिसिज्म उसी उपमा के ऊपर है, अंधे और लंगड़े की, कि इन दोनों में अंधा भी चेतन है और जो लंगड़ा है वो भी चेतन है। तो दोनों में ये डिसाइड करने की क्षमता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या, और सोचने की क्षमता है। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में प्रकृति तो जड़ है और दूसरा जो पुरुष है वो निष्क्रिय है लेकिन वो चेतन है। तो ये उपमा ऐसे लागू नहीं हो सकती। तो सांख्य इसके कैसे होने में फंस जाता है। तो फिर उसका समाधान खोजने के लिए सांख्य ये कहता है कि पुरुष की प्रॉक्सिमिटी या फिर सानिध्य मात्र से ही प्रकृति में क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। प्रकृति में जो 3 गुण है उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो इसको समझाने के लिए भी सांख्य फिर एक उपमा का यूज करता है कि जैसे चुंबक अगर किसी भी लोहे की कील के पास में भी आ जाए तो वो कील उससे चिपक जाती है। इसमें चुंबक ने भी कुछ नहीं किया और कील ने भी कुछ नहीं किया। चुंबक का ये गुण है कि वो लोहे को अट्रैक्ट करे और कील उसी अट्रैक्शन के साथ उससे चिपक जाती है। लेकिन इसका भी फिर एक क्रिटिसिज्म निकल के आता है कि यहाँ पे दोनों ही अचेतन है, चुंबक भी और कील भी। और दूसरी बात, चुंबक लोहे को इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि जो उनका मूल एलिमेंट्स है वो दोनों सेम होते हैं। और जो मैग्नेटिज्म का कारण है वो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है।
तो मूल जो पदार्थ होते हैं, दोनों मैग्नेट और लोहे दोनों के सेम होते हैं, लेकिन हमने ये कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों में कोई समानता नहीं है, तो फिर ये उपमा भी गलत जान पड़ती है। तो जब भी ना आप उपमा का यूज करते हो किसी कॉन्सेप्ट को, अपनी फिलोसॉफी को समझाने के लिए, लेकिन आप मेन मैकेनिज्म नहीं समझा पाते, तो ये एक वीकनेस की निशानी होती है, क्योंकि उपमा एक ही रूप में या फिर एक ही तरह से लागू हो पाएगी, लेकिन दूसरे पहलू में वो हो सकता है कि वो अलाइन ना हो आपकी फिलोसॉफी से। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए सांख्य से फिर हम ये पूछते हैं कि उत्पत्ति में फिर सबसे पहले क्या आता है, क्या बनता है, किससे क्या बनता है। तो इसके बारे में जवाब देते हुए सांख्य ये कहता है कि जब पुरुष और प्रकृति का संयोग हो जाता है, तो सबसे पहले जो आता है वो होता है महत। महत यानी बुद्धि। बुद्धि से जन्म लेता है अहंकार, फिर अहंकार से निकलता है मन, ज्ञानेंद्रिय, इंद्रियां, 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं। बुद्धि होती है एबिलिटी और मैकेनिज्म टू डिस्क्रिमिनेट, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये सही है, ये गलत है, ये सब का निर्णय करने की क्षमता बुद्धि होती है, इसे ही इंटेलेक्ट कहा जाता है। फिर आता है अहंकार। अहंकार मैं और बाकी चीज़ों में भेद करता है। तो ये जो है, ये मैं हूँ, ये तू है, ये अलग है, ये मेरे से अलग है, ये मेरा है, ये जो भी मैं का भाव है वो आता है अहंकार से। फिर 5 इंद्रियों के बारे में तो हम सबको पता ही होगा, जैसे आँख, कान, नाक वगैरह वगैरह। फिर कर्मेंद्रिय वो होगी जिसे हम काम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, जैसे कि हाथ, पैर। तन्मात्राएं होगी द सब्जेक्ट ऑफ आवर सेंसेस, हमारी जो सेंसेस है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिस चीज को ग्रहण करती है, जिस चीज को लेती है, वो होती है तन्मात्राएं। जैसे कान साउंड को सुनता है, तो साउंड या फिर शब्द हो गई एक तन्मात्रा है। और 5 महाभूत हो गए अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। लेकिन सांख्य इस बात का साफ जवाब देने में विफल रहता है कि कैसे पहले बुद्धि आई, बुद्धि से अहंकार आया, और कैसे जो 5 महाभूत है, जो कि मैटर है, वो कैसे अहंकार से निकल सकता है। और सांख्य इस ऑर्डर को भी साबित करने में विफल रहता है। लेकिन इंडियन फिलोसॉफीज की ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी प्रेरणा बाहर की वस्तुओं से नहीं लेते। वो ये नहीं कहते कि मैं बाहर की वस्तुओं को एक्सप्लेन करूं या लॉज ऑफ मोशन लूं वगैरह वगैरह। इंडियन फिलोसॉफीज हमेशा अंदर से स्टार्ट होती है। वो अपने आप में सुख, दुख ये सब फील करती है, और उसी के एक्सप्लेनेशन के लिए या फिर दुखों के निवारण के लिए ही वह अपने अंदर ही खोज करती है। तो ये ऑर्डर अपने मनुष्य के अंदर की जो प्रोसेस है, मनुष्य के अंदर जो ग्रहण करने की चीज़ें हैं, जो मनुष्य फील करता है, उसकी प्रोसेस हम मान सकते हैं कि कैसे मनुष्य ने दुख को फील किया, कैसे मनुष्य ने सुख को फील किया। इसी प्रोसेस को इस ऑर्डर से समझ सकते हैं। वो कैसे कि मान लो आपको किसी सांप ने काटा है, तो इस प्रोसेस को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। पहला, जब सांप ने आपको काटा तो सबसे पहले आपकी त्वचा ने फील किया, आपकी आंख ने देखा, उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन है वो मन तक पहुंचाई। अब मन एक अटेंशन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। वो कभी इस चीज को अटेंशन देता है, कभी इस इंद्रिय को अटेंशन देता है, कभी इस थॉट को अटेंशन देता है। तो मन जब ये अटेंशन इस इंद्रियों के इंफॉर्मेशन पे देता है, तो मन फिर ये लेके जाता है अहंकार के पास। अहंकार फिर उसमें ये इंफॉर्मेशन जोड़ता है कि सांप मुझे काट रहा है, ये जो सांप ने जिस पैर पे काटा है वो पैर मेरा है। ये इंफॉर्मेशन फिर बुद्धि तक पहुंचती है, और बुद्धि फिर ये डिसाइड करती है कि ये मेरे लिए हार्मफुल है, या मेरे लिए पेनफुल है, या फिर मेरे लिए ये सुख वाली बात है। तो इसी क्रम को अगर मैं उल्टा कर दूं, तो यही क्रम एग्जिस्टेंस का बन जाता है। तो ये जो क्रिएशन का ऑर्डर है, ये हमारी अंदर की जो फीलिंग्स है, हमारी जो प्रोसेस है, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करती है। लेकिन यही कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन का ऑर्डर है। ये मुझे नहीं लगता कि ये कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशन का ऑर्डर है। लेकिन इस बात को समझाने के लिए कि कैसे सबसे पहले बुद्धि आई कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर में भी, उसके लिए भी एक तर्क दिया जाता है कि जैसे प्रकृति का क्रिएशन होता है, जब प्रकृति अपने अव्यक्त रूप में रहती है, तब उसमें तीनों गुणों का बैलेंस रहता है, और उनका बैलेंस बिगड़ने से ही क्रिएशन होता है। तो उसके बाद प्रकृति में ऐसा टाइम भी आता है जब प्रलय होती है। प्रलय में क्या होता है? प्रलय में वापस वो तीनों गुण अपने बैलेंस में लौट आते हैं। तो जितना भी क्रिएशन है वो अपने मूल कारण में लौट जाता है, वो वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है, जो कि है प्रकृति। तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है कि पहले सृजन होता है, फिर प्रलय होती है, फिर सृजन होता है, फिर प्रलय होती है। तो इस तरह वो कहते हैं कि जो अंत है वो ही नेक्स्ट सृष्टि का आरंभ है। तो अंत ही प्रारंभ है। जब सृष्टि के अंत में जो सिचुएशन होती है वो ही सृष्टि के प्रारंभ में सिचुएशन होती है।
और इसी सिमिलैरिटी को आधार मानते हुए फिर वो कहते हैं कि जब महान जो पुरुष होते हैं जैसे कि बुद्ध हुए, ईसाई हुए, अपने इंटेलेक्ट का सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर लेते हैं, जब उनकी बुद्धि को ये भेद समझ में आ जाता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो ये प्रकृति का, ये अपनी बुद्धि का सर्वोच्च स्तर है, इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसे ही उनको ये ज्ञान हो जाता है, वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाते हैं और यही उनका अंतिम चरण होता है इस प्रकृति में। तो जैसे कि प्रकृति का अंत और प्रकृति का आरंभ सेम होता है, वैसे ही हम ये मान सकते हैं कि ये जो विकास क्रम है, उसकी जो सर्वोच्च अवस्था है, वो ऐसी बुद्धि है, ऐसा इंटेलेक्ट है जो कि ये भेद कर सके। जिस प्रकार प्रकृति के अंत को प्रकृति की शुरुआत माना जाता है, वैसे ही हम ये मानते हैं कि जो ये चरम अवस्था है बुद्धि की, वही प्रकृति का सृजन का पहला एलिमेंट रही होगी, क्योंकि यही इसका आखिरी एलिमेंट है। पर ये लॉजिक मुझे लीप ऑफ फेथ लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी फ्रेमवर्क में किसी लॉजिक को फिट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ये सवाल आता है कि जब मनुष्य, जिसमें पांचों इंद्रियां होती है, जिसमें मन होता है, जिसमें अहंकार भी होता है और जिसमें बुद्धि भी होती है, तो फिर हमें अलग से पुरुष की क्या जरूरत पड़ गई? तो इस फिलोसफी में पुरुष का क्या रोल है, पुरुष की हमें क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों पुरुष नेसेसरी है, जबकि जो भी यूनिवर्स का जो भी क्रिएशन है, इनफैक्ट हमारे थॉट्स भी, हमारा मन भी, हम भी इसी प्रकृति के द्वारा एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो पुरुष की आवश्यकता कहाँ पड़ गई? क्यों हम उसको एक और प्रकृति का मूल द्रव्य मानते हैं? तो इसके बारे में जवाब देते हुए सांख्य दर्शन ये कहता है कि इसके लिए हमें एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अपनी आंखें बंद करो और अपने थॉट ऑब्जर्व करो। तो जब आप ये ऑब्जर्वेशन करोगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि बुद्धि में एक थॉट उभरता है, वो थोड़ी देर रहता है, फिर उस थॉट का अंत हो जाता है। उस थॉट के बाद एक और नया थॉट उभरता है और उसका भी अंत हो जाता है। तो इन थॉट्स को बुद्धि में जन्म लेता देख, मरता देख, हम महसूस कर पाते हैं कि ऐसा कोई है कि जो पीछे से ये देख रहा है कि बुद्धि में थॉट्स उभर रहे हैं, उनका अंत हो रहा है। तो ये देखने वाला कौन है? तो जो बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियों और शरीर से परे होकर जो ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो दृष्टा है, उसी को पुरुष कहा गया है। और उसके बारे में एक और उदाहरण देते हुए सांख्य ये कहता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में याद करो। आप छोटे थे, छोटे से आप किशोरावस्था में गए, किशोरावस्था से आप युवावस्था में गए, युवावस्था से आप वृद्धावस्था में गए। तो ये जो आपकी बॉडी है, जो आपका मन है, जो आपके थॉट्स है, आपका माइंड है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहे हैं। लेकिन फिर भी एक तटस्थ विचार रहता है कि ये सब मैं हूँ। बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक जिसकी ये कंटिन्यूटी दिखती है, वही चीज़ पुरुष है, वही मैं हूँ। तो इसके बाद सवाल आता है कि मैं कौन हूँ? आदमी क्या है? इंसान क्या है? क्योंकि मुझ में कॉन्शियसनेस भी है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ मेरे बारे में, और मेरे अंदर ये जो बुद्धि है वो भी है, अहंकार भी है, मन भी है और मेरी इंद्रियां भी है। तो मेरा स्वरूप क्या है? तो सांख्य कहता है कि एग्जैक्टली जो पुरुष और सूक्ष्म शरीर जिसमें कि बुद्धि, अहंकार, मन वगैरह आते हैं, वही जीव होता है, वही तुम हो। बाकी सब जो अपनी बॉडी है, इंद्रियां हैं, वो सब स्थूल है, वो प्रकृति है। प्रकृति तो सूक्ष्म शरीर भी होता है, लेकिन जो मैं का भाव है, वो पुरुष और जो सूक्ष्म शरीर है, उन्हीं के संयोजन से आता है। और अब हम शुरुआत करेंगे सांख्य दर्शन के सबसे बड़े कंफ्यूजन की, जिसने मेरा भी दिमाग हिला के रख दिया। मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा है। फिर ये सब सुनने के बाद मैंने कहा वेट, थोड़ा वापस पीछे चलते हैं। जब हमने कहा था कि सृष्टि निर्माण के पीछे एक यह प्रयोजन है कि पुरुष अपने 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 को पहचान पाए और वो अपने आप को मुक्त कर पाए, लेकिन पुरुष की जो एक्सोमेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जो हम ये मान के चले थे, उसमें ये भी था कि पुरुष हमेशा मुक्त होता है, वो किसी से बंधता नहीं है, वो निष्क्रिय होता है। तो यहाँ हम किसकी मुक्ति की बात कर रहे हैं? क्यों ये सृजन हुआ? क्योंकि पुरुष तो पहले से ही मुक्त है। तो सांख्य यहाँ पे एक और उपमा का सहारा लेता है। वो ये कहता है कि जैसे एक साफ हीरे के पास अगर कोई गुलाब पड़ा है, तो गुलाब के कारण ऐसा प्रतीत होता है देखने वाले को कि ये हीरा ही लाल है। उसी हीरे के समान हमारी बुद्धि होती है। वो ये कहता है कि हमारी बुद्धि एकदम क्लियर होती है, एकदम स्पष्ट होती है, वो एकदम रिफ्लेक्टिव होती है। तो एक तरफ अहंकार से बुद्धि में ये भाव उभरते हैं कि ये मैंने किया, ये मैं कह रहा हूँ, और दूसरी तरफ पुरुष की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो पुरुष को वापस ग्रहण हो रही है, वो उसका रिफ्लेक्शन है अहंकार के साथ, जिसमें ये भाव जुड़ जाता है, जिसमें पुरुष को ये भ्रांति हो जाती है कि ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ। और जितने भी एक्सपीरियंसेस बुद्धि को हो रहे हैं अहंकार के कारण, जिसमें मैं जुड़ गया है, जैसे कि मैं पेन में हूँ, मैं सुखी हूँ, ये पुरुष अपने प्रतिबिंब के कारण ये मानने लगता है कि ये भी भाव मेरे ही हैं। तो मैंने कहा वेट अ मिनट, अगर पुरुष को ये लगता है कि मैं पेन में हूँ, तो ये तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, और हमने ये माना है कि पुरुष चेंजलेस होता है। तो ये तो
हमारी एक्शन्स का ही उल्लंघन हो गया कि पहले पुरुष कोई भी स्टेट में नहीं था, लेकिन अब वो दुखी हो गया है, अब वो सुखी हो गया है, तो ये तो पुरुष की स्टेट ही चेंज होगी, लेकिन पुरुष तो चेंजलेस है। और दूसरी बात, पुरुष को कुछ लग भी नहीं सकता, क्योंकि लगना कि ये मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये थॉट है, और थॉट तो प्रकृति होती है, और पुरुष और प्रकृति तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। तो पुरुष को भ्रम हो ही कैसे सकता है कि करता मैं हूँ, क्योंकि थॉट्स तो पुरुष में आ ही नहीं सकते। तो इस पे सांख्य कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि पुरुष का बंधन हुआ है, पुरुष फंस गया है, लेकिन जो असली बंधन है, जो असली भ्रम है, वो तो बुद्धि को होता है। तो जो बुद्धि है वो प्रकृति की है, तो प्रकृति ही बंधन में जाती है। अब मैंने पूछा कि ये कैसे होता है, तो सांख्य ये कहता है कि जब बुद्धि में अहंकार से ये भाव उत्पन्न होता है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और उस पे चेतना का प्रकाश पड़ता है पुरुष का, तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि मैं भी चेतन हूँ, और ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस बन जाता है। जैसे आप अपने आप को ही लो, आपको भी हमेशा यही लगता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये पेन मेरे को हो रहा है, ये सुख मेरे को हो रहा है, और ये एक्सपीरियंस का जो भोगता है वो भी आप अपने आप को मानते हो, और आप ये भी मानते हो कि मैं कॉन्शियस हूँ। तो ये जो भ्रम होता है कॉन्शियसनेस का बुद्धि को, उसी को बंधन बोला जाता है, बुद्धि के इसी अज्ञान को, और इसको बुद्धि का अविवेक भी कहा जाता है। जब ये अविवेक हट जाता है योग साधना के द्वारा, जब बुद्धि को ये मालूम पड़ जाता है, जब उसमें ये भाव आ जाता है, जब उसको ये अनुभूति हो जाती है कि मैं तो प्रकृति हूँ और पुरुष अलग है, पुरुष तो हमेशा से ही मुक्त था, वो हमेशा से ही अलग था, और वो चेतन है, लेकिन मैं तो प्रकृति हूँ, तो ये बंधन खत्म हो जाता है। और ये सब जो एक्सपीरियंस है, ये जो हाई तोबा मैं कर रही थी वो निरर्थक थी, तो वह अपना डांस बंद कर देती है, वह पुरुष से अपने आप ही अलग हो जाती है, और वह मुक्त हो जाती है। और फिर इस पे ये भी कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि जब सब कुछ करने वाली प्रकृति है, तो फिर कर्म बंधन किसके है? हम ये क्यों बोलते हैं कि इन कर्मों का फल पुरुष को भोगना पड़ता है, पुरुष कर्मों के बंधन में बन गया है? तो इसके बारे में सांख्य कहता है कि नहीं नहीं, कर्म बंधन भी प्रकृति के ही है, सूक्ष्म शरीर के हैं, ये पुरुष को नहीं बांधती, क्योंकि पुरुष को कोई नहीं बांध सकता, पुरुष हमेशा से ही मुक्त है। तो इसके बाद मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा वेट, ये अज्ञान प्रकृति का है, अविवेक प्रकृति का है, कर्म बंधन प्रकृति के हैं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि पुरुष की मुक्ति के लिए सृजन हुआ है? पुरुष तो हमेशा से मुक्त था। और जो प्रकृति का भी ये बंध है, जो ये भ्रम है, ये अविवेक है, ये तो सृजन के बाद में अविवेक आया, क्योंकि ये बुद्धि जो बॉन्डेज में है, जो अहंकार है, वो तो सृजन के बाद में एग्जिस्टेंस में आया। तो सृजन से पहले तो ये थे नहीं, सृजन से पहले ये थे नहीं, तो बॉन्डेज भी किसका था? और जब बॉन्डेज था ही नहीं, तो मुक्ति के लिए, किसकी मुक्ति के लिए सृजन हुआ? ना प्रकृति बॉन्डेज में है, ना पुरुष बॉन्डेज में है, तो हम ये क्यों कहते हैं कि उसके बल्ले के लिए सृजन होता है? तो ये चिकन और एग वाली प्रॉब्लम हो गई, और जिसका सॉल्यूशन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। एंड गेस व्हाट, इसको सुलझाने के लिए सांख्य किसका यूज करता है? हिंट, जैन दर्शन ने भी इसी का यूज किया था। बिल्कुल सही, इसका जवाब है अनादि। तो सांख्य ये कहता है कि बॉन्डेज नहीं होना ये स्थिति कभी थी ही नहीं, अनादि काल से प्रकृति और पुरुष का संयोग था, और वो ये बुद्धि इस भ्रम में थी कि मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ। और इसी बॉन्डेज से छुटकारा पाने के लिए सृजन होता है, फिर प्रलय होती है, फिर सृजन होता है, फिर प्रलय होती है। ऐसा समय कभी होता ही नहीं है जब हम इस बात से चालू करते हैं कि पुरुष है और प्योर प्रकृति है और कोई बॉन्डेज नहीं है। फिर प्रलय पे एक और सवाल उठता है कि प्रलय उसी अवस्था को कहा जाता है कि जब सारा सृजन, जब सारी वस्तुएं वापस प्रकृति में ही विलीन हो जाती है, प्रकृति वापस अपनी 3 गुणों वाली स्टेट में पहुंच जाती है, जहाँ पे सबका बैलेंस है। तो बॉन्डेज खत्म हो गया, क्योंकि बुद्धि भी खत्म हो गई, अहंकार भी खत्म हो गया, सब अपने पुराने स्वरूप में लौट गए, तो बंधा हुआ कौन है? और जब प्रलय होएगी, तो उसके बाद सृजन होना है, और सृजन के लिए हमें चाहिए बॉन्डेज, लेकिन यहाँ पे तो बॉन्डेज है नहीं, तो फिर वापस सृजन कैसे होगा? तो सांख्य कहता है कि हालांकि सारी चीजें और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कर्म, जो कि प्रकृति के कार्य है, वो वापस अपने ही कारण में यानी कि प्रकृति में विलीन हो गए, लेकिन जो कर्म किए गए हैं उस प्राणी द्वारा, उसके जो फलों का मिलने का जो पोटेंशियल है अव्यक्त रूप से, वो प्रकृति में अभी भी रहता है। वो सारी चीजें व्यक्त से अव्यक्त हो गई, लेकिन उन फलों का जो मैनिफेस्टेशन का पोटेंशियल है वो अभी भी रहता है अव्यक्त रूप में प्रकृति में,
और जो सूक्ष्म शरीर है उसके वापस बनने का पोटेंशियल भी प्रकृति में है। तो प्रलय को एक तरह से हम पॉज बटन मानेंगे, इसको एंड नहीं मानते। तो जब वापस से सृजन होगा तो कर्मों के फल वापस मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि वे पोटेंशियल प्रकृति में है। वह सूक्ष्म शरीर जिसके ये कर्म है उसका पोटेंशियल भी प्रकृति में है, तो वो भी वापस मैनिफेस्ट होगा ही। तो इस पे भी फिर वापस एक ये सवाल उठता है कि जो पुरुष की प्रॉपर्टीज है वो सारी सेम है। अनंत पुरुष है, उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। तो प्रलय के बाद जब वापस सृजन होता है तब हम वो मैपिंग कैसे कर पाते हैं कि इस पुरुष का ये स्थूल ये शरीर होगा, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कर्म बंधन है, ये वन टू वन मैपिंग कैसे होती है, क्योंकि सारे पुरुष तो एक समान है। तो उसके बारे में भी सांख्य ये कहता है कि ये जो वन टू वन मैपिंग है वो भी अव्यक्त रूप से रहती है। ये जो बंधन है ये भी हमेशा से रहता ही है। इसकी मुक्ति तभी संभव है जब बुद्धि में ये आ जाए कि मैं प्रकृति हूँ, पुरुष मेरे से अलग है। और उसके ऊपर भी फिर ये सवाल उठता है कि जब सारे पुरुष आपस में आइडेंटिकल है, एक ही जैसे है, तो क्यों एक ही पुरुष नहीं है, क्यों अनेक पुरुष है? इसका क्या प्रमाण है, इसके क्या सबूत है कि अनेक पुरुष है ना कि एक पुरुष है? तो पुरुष की अनेकताओं को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए फिर सांख्य 3-4 युक्तियों का यूज करता है। उसमें से एक है कि संसार में हम देखते हैं कि कोई जीता है, कोई मरता है, कभी कोई जीता है, कभी कोई मरता है। तो अगर सब में अगर एक ही जीव, एक ही आत्मा हुई, एक ही पुरुष हुआ, तो सब एक साथ जीते, सब एक साथ मरते। फिर दूसरी युक्ति ये कहता है कि संसार में सारे आदमियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों में विभिन्नता है। कोई आदमी बहरा है, कोई आदमी लंगड़ा है। तो विश्व में अगर एक ही आत्मा होती, एक ही पुरुष होती, तो या तो सभी अंधी होती, एक के अंधा होने पे सभी अंधी होती, या एक ही लंगड़ा होने पे सभी लंगड़े होते। फिर ये कहता है कि हम विश्व में अलग अलग लोगों में अलग अलग क्रियाकलाप देखते हैं। कोई सो रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, कोई भाग रहा होता है। सब में एक ही जीव होता तो वो सब सेम ही कार्य कर रहे होते एक टाइम पे। सब कार्यकलापों में हमें विभिन्नताएं नहीं देखनी पड़ती। फिर चौथी युक्ति देते हुए सांख्य यह कहता है कि विश्व में विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग अनुपात होता है, सत्व, रजस और तमस का। किसी आदमी में रजस का अनुपात ज़्यादा होता है, किसी में सत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में तमस की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर एक ही पुरुष होता तो सब में समान मात्राएं होती। और आखिरी युक्ति देते हुए सांख्य ये कहता है कि विश्व में अनेक कोटि के लोग पाए जाते हैं, व्यक्ति पाए जाते हैं। जैसे उच्च कोटि के देवी देवता हैं, निम्न कोटि के पशु पक्षी वगैरह। अगर एक ही जीव होता तो सब एक ही कोटि के होते। लेकिन आप इन सब में नोटिस करोगे, इन सब युक्तियों में नोटिस करोगे कि ये जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी कार्य, जो भी एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं, वो सभी प्रकृति पे लागू होते हैं। और इन्हीं आर्ग्यूमेंट से, सांख्य के इन्हीं आर्ग्यूमेंट से एक और कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो जाता है। जब इन सब आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके सांख्य पुरुष की एक अनेकता प्रूव करने की कोशिश करता है, तो यह क्यों पाया जाता है कि जब प्रकृति एक ही है और प्रकृति ही बंधन में है, तो एक के मुक्त होने से पूरी प्रकृति मुक्त नहीं होती। फिर सवाल उठता है कि मुक्ति, प्रकृति की जो मुक्ति होती है, जो बुद्धि की मुक्ति होती है, वह क्या है? तो मुक्ति के बारे में सांख्य ये कहता है कि जब बुद्धि में यह विवेक आ जाता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। इतने दिनों तक वो जो दौड़ भाग कर रही थी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए, जो दुख वो सह रही थी, जिसको वो अपना भोक्ता मान रही थी कि मैं दुखी हूँ, मुझे इन दुखों से मुक्त होना है, उसके लिए मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। जिस खुद को, जिस मैं को वो बंधन में पा रही थी, वो मैं तो पुरुष है और वो पहले से ही भिन्न है, वह अभोक्ता है, वो पहले से ही मुक्त है। वो तो कभी बंधन में पड़ा ही नहीं, तो मैं इतनी दौड़ भाग किस लिए कर रही हूँ, किसके मुक्त के लिए कर रही हूँ? और ऐसा जब उससे विवेक आ जाता है तो वो अपना पूरा डांस रोक देती है, वो खुद से पुरुष को अलग कर देती है। लेकिन वो शरीर अभी भी मरता नहीं है, क्योंकि उसमें अभी भी कर्म बंधन है। तो जब तक ये कर्मों के फल खत्म नहीं हो जाते, तब तक वो शरीर विद्यमान रहता है। लेकिन हाँ, वो शरीर जो भी कुछ करता है उससे नए कर्म नहीं बनते। ये भी एक तरह से एक्सोमेटिक ही मान सकते हो। तो शरीर तब तक रहता है जब तक कर्म बंधन खत्म नहीं हो जाते। और फिर मुक्ति के बारे में भी सांख्य दर्शन ने ये कहा है कि ये 2 प्रकार की होती है, एक सदेह मुक्ति और एक विदेह मुक्ति। जब बुद्धि को ये रियलाइज हो जाता है कि पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, तो उसे सदेह मुक्ति मिल जाती है। यानी कि वो देह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है, कुछ भी करने से, कुछ दुखों से वगैरह, भ्रम से, अविवेक से। लेकिन जब तक कर्म बंधन रहते हैं, जब तक कर्म सारी फल नहीं दे देता, या जब तक कर्म बंधन खत्म नहीं हो जाते, तब तक
वो देह बनी रहती है, और जैसे ही वो देह जाती है, जब जैसे ही वो मरता है, जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये दोनों खत्म हो जाते हैं, तो इसे ही विदेह मुक्ति कहा जाता है, और इसे ही अंतिम मुक्ति माना माना गया है सांख्य में। फिर ये सवाल उठता है कि मुक्ति है क्या, फिर मुक्ति की अवस्था क्या है, मोक्ष की अवस्था क्या है। तो जैसा कि अनेक फिलोसॉफीज में यह माना गया है कि मोक्ष एकदम आनंदमय होता है, मोक्ष में आनंद ही आनंद होता है, हमेशा सुख ही सुख होता है, लेकिन सांख्य उससे अलग है। सांख्य ये बोलता है कि तीनों गुण की जहाँ एब्सेंस हो, जहाँ पे तीनों दुखों का अभाव हो, वही मोक्ष की अवस्था है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोक्ष में सुख ही सुख होगा, क्योंकि सुख भी सत्व गुण की अधिकता से होता है। तो अगर सत्व गुण है ही नहीं, जहाँ पे तीनों गुणों का अभाव है, तीनों दुखों का अभाव है, वही अवस्था मोक्ष की है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा अनएंथुसियास्टिक कॉन्सेप्ट लगता है कि जब सुख ही नहीं मिलेगा मुक्ति के बाद में, तो मुक्ति के लिए प्रयास क्यों करें हम। दुखों दुखों के निवारण के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए मुक्ति की कामना करते हैं, लेकिन सांख्य में मुक्ति में आनंद तो है ही नहीं।